आज हम पढ़ेंगे पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस से आगे। तो ये जो अभी आपके स्क्रीन पर है पर्सनल प्रोनाउन, ये तो हमने पढ़ा है पहले। मतलब प्राइमरी प्रोनाउंस जो होते हैं उसमें से एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउंस की डिटेल हमने पहले ही पढ़ी है, ये पिछले लेसन में हो चुका है। तो आज हम सीधा अब आते हैं पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बारे में। अब हम आ रहे हैं पोजेसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। जैसे मैंने पहले कहा, प्राइमरी प्रोनाउंस में पोजेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी बोले जाते हैं। इसमें केस जो है, जेनेटिव केस जो है लिखा हुआ है यहाँ, ये एक्चुअली पोजेसिव केस के लिए, पोजेसिव प्रोनाउंस के लिए होता है। तो पोजेसिव प्रोनाउंस जो है, जब भी हमने जेनेटिव यानी कि पोजेशन का यूज दिखाना है, या किसी के पास होना, या किसी का अपने पर रखना, या उसके साथ बिलोंग करना, या उसके साथ अटैच करना वगैरह, कई सेंसेस में पोजेसिव को जब हम यूज़ कर, जैसे अपॉस्ट्रॉफी के ज़रिए जो हम नाउन को एक्सप्रेस करते हैं ना जेनेटिव केस में, किस किस बात के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं जेनेटिव केस में, उन सब के लिए प्रोनाउन के लिए जेनेटिव केस है या पोजेसिव प्रोनाउन है। तो वो डिस्कशन जो है काफ़ी फिर बढ़ जाएगा, उतना हम इस पे यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं कि कितनी चीज़ों के लिए। जैसे फ़र्ज़ करो पोजेशन के लिए, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो दिस पेन बिलोंग्स टू मी, ये पेन बिलोंग्स टू मी, मेरा है। तो हम इसके लिए कह सकते हैं दिस इज़ माई पेन, ये वर्ड आया माई। तो कहने का मतलब है माई जो है एक्सप्रेस करता है पोजेशन को। अब यहाँ मैंने थोड़ी सी मिसालें दी है। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल। आवर टॉपिक टुडे इज़ प्रोनाउन, तो आवर टॉपिक ये है दूसरा प्रोनाउन। एक्चुअली ये प्रोनाउंस नहीं है बल्कि डिटरमिनर्स हैं, ये मैं आगे जाके बता दूंगा आपको क्लियर आज की बोली में। प्रोनाउन तो है ही, ये माई जो है किसी बोलने वाले के नाम के बजाय है, इस तरह से आवर भी किसी बोलने वाले के बजाय बोला गया है। वो तो अपनी जगह पर प्रोनाउंस की सेंस है, लेकिन अब जो ग्रामर जो आगे बढ़ रही है, आगे ग्रामर जो इसमें चेंज हो गई, जो नई बातें बताई गई है, उसमें ये कहा जाता है कि ये इनको हम उस सेंस में डिटरमिनर्स ही कहते हैं, ना कि प्रोनाउंस। ये मैं आगे क्लियर कर दूंगा मैं जब डिटरमिनर्स पे आ जाऊंगा। तो आगे है बुक ऑन द टेबल इज माइन, ये मैंने क्लियर करने की यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश की है आपको। बुक ऑन द टेबल इज माइन, माई बुक इज ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल इज माइन। देखो ये इज माइन जो है, माइन ये यहाँ नहीं आ सकता, माइन बुक इज ऑन द टेबल नहीं हो सकता, और यहाँ माई नहीं आ सकता, बुक ऑन द टेबल इज माई नहीं आ सकता है। तो माई हमेशा बुक के साथ आएगा, माइन हमेशा अलग से आ जाएगा। और ये माइन जो है एक्चुअल में आज माना जाता है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, और माई जो है इसको माना जाता है ये डिटरमिनर है। इसी तरह से दूसरे वर्ड्स जो हैं, जो अगर किसी नॉन के साथ आते हैं, पीछे आते हैं उस नॉन के, सीधे जो जिस नॉन के को लिमिट करते हैं उसका मीनिंग, तो वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं, ना कि प्रोनाउंस। ये आगे दूसरी मिसाल है, देयर हाउस इज वेरी सिमिलर टू आवर्स बट आवर्स इज बिगर। ये देयर हाउस, जो देयर जो है ना, ये डिटरमिनर है ना कि प्रोनाउन। और ये यहाँ आवर्स और आवर्स, ये दो जगह जो आवर्स यूज हुआ है ये प्रोनाउन के तौर पर है, आवर्स आवर्स। अगली मिसाल है आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ, लेकिन ये पढ़ा हमने पहले। माई सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव। जब रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, जो मतलब सब्जेक्ट आता है या ऑब्जेक्ट आता है, अगर उसी के बारे में बात की जाती है, उन्हीं को रिफ्लेक्स करनी, एक एको करना वापस उसी के बारे में बोलना, उसी या एम्फसाइज करना उसी के लिए बात को, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव्स का यूज़ होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ होते हैं।
आई, माई सेल्फ जो है आई के को ही एको करता है। आई कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आर वी इम्प्रूविंग आवर सेल्व्स, ये वी को ये करता है आवर सेल्व्स एको। आवर सेल्व्स से मतलब है वी, क्योंकि एको हमारी बात अपने बारे में है। द पेट बिलोंग्स टू हर, द पेट बिलोंग्स टू हर, ये जो है जो पीछे पड़ा हमने हर, तो ये उसमें यूज आया है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में या एक्यूजेटिव केस में। नो इट इज नॉट हर्स, यहाँ जो हर्स मैंने यूज किया है ये है एक्चुअल में नाउन, ये प्रोनाउन, ये हर, हाँ ये भी प्रोनाउन है, ये हर्स भी प्रोनाउन। नो इट इज नॉट हर्स, ये प्रोनाउन के तौर पर यूज, हर्स इज एनदर, हर्स इज एनदर, ये इससे क्लियर हो जाएगा, यहाँ हम हर यूज नहीं कर सकते, हर्स इज एनदर, हर्स इज एनदर, तो ये क्लियर हो जाएगा, हर्स के बजाय हर यूज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोनाउन। ये मेरे ख्याल से ज्यादा क्लियर होगा जब हम डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे। अब आते हैं डब्ल्यू एच प्रोनाउंस पर। डब्ल्यू एच प्रोनाउंस वो होते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं, सिवाय हाउ के। डब्ल्यू एच से ये बनते हैं। इंटरगेटिव प्रोनाउंस की मिसालें दी है मैंने, इंटरगेटिव, रिलेटिव, नॉमिनल रिलेटिव और डब्ल्यू एच कंडीशनल, ये सारे के सारे डब्ल्यू एच प्रोनाउंस होते हैं आमतौर से, सिवाय यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में डैट भी आता है, वो आगे पढ़ेंगे हम। तो इंटरगेटिव प्रोनाउन की मिसाल दी है व्हाट, हुज, इस तरह से रिलेटिव की हु, विच, हु, वट एवर दी है नॉमिनल रिलेटिव्स की, और डब्ल्यू एच कंडीशनल की दी है वट एवर और विच एवर, हमने कंडीशनल आगे पढ़ते हैं अलग अलग से इनके बारे में। तो पहले इंटरगेटिव प्रोनाउन आता है। इंटरगेटिव प्रोनाउन जो है जैसे मैंने यहाँ लिखा पर्सनल केस और नॉन पर्सनल केस। पर्सनल केस वही है मैस्कुलिन और फेमिनिन, नॉन पर्सनल जो मतलब न्यूट्रल केस। तो जो पर्सनल केस है वो नॉमिनेटिव में आता है हु और विच, यानी कि विच भी आता है कई जगह इंसानों के लिए यूज, और हु तो आता ही आता है। उसके बाद एक्यूजेटिव में भी आता है हुम और विच। हुम एक्यूजेटिव केस में यूज हो सकता है, लेकिन हु भी हम बोलचाल की बोली में एक्यूजेटिव में यूज करते हैं, ये मैं बता दूंगा आगे। और जेनेटिव केस में हमेशा हुज ही आएगा। तो नॉन पर्सनल केस, नॉन पर्सनल जो है इसमें विच और व्हाट है नॉमिनेटिव केस में, और उसी तरह से विच और व्हाट है एक्यूजेटिव केस में। यहाँ कुछ मिसालें हैं। हु डज नॉट लाइक म्यूजिक, हु डज नॉट लाइक म्यूजिक, ये जाहिर है ये हु जो है सब्जेक्ट है, तो हु डज नॉट लाइक म्यूजिक। विच क्लास डू यू बिलोंग, यहाँ क्लास के बारे में है विच, और एक्चुअली ये विच जो है डिटरमिनर के तौर पर यूज हुआ है। ये अब जो है इसको प्रोनाउन में नहीं लाया जाता है, लेकिन क्योंकि पुराने ग्रामर्स में लिखा जाता है ऐसा, तो इसलिए मैंने यहाँ मिसाल देने की कोशिश की आपको। विच एक्ट्रेस यू एडमायर मोस्ट, यहाँ भी विच जो है बतौर डिटरमिनर के यूज है। अमंग ऑल द ग्रेट एक्ट्रेसेस विच यू एडमायर मोस्ट, ये फिर वही बात है, ये इंटरगेटिव प्रोनाउन है लेकिन यूज हुआ है डिटरमिनर के सेंस में। फॉर व्हाट वैल्यू द आइटम वाज सोल्ड, फॉर व्हाट वैल्यू, ये व्हाट जो है ये डिटरमिनर के लिए यूज हुआ। ये ज़्यादा मैंने बताया आपको कि ये डिटरमिनर के तौर पर अब यूज होते हैं, लेकिन इसमें कई मिसालें जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं जो जहाँ पर इंटरगेटिव प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ और मिसालें लिखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बात साफ हो जाए। ये वैसे यहाँ लिखी हुई हैं कुछ मिसालें, तो ये है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट जो है यहाँ प्रोनाउन के तौर पर यूज है। व्हाट आर यू डूइंग यानी क्या कर रहे हो, तो किसी बात के बारे में बताया गया है। व्हाट वर्क यू हेट, ये नहीं। फॉर व्हाट वैल्यू, ये भी डिटरमिनर के तौर पर यूज हुआ है। तो हम पढ़ते हैं तो चंद मिसालें जो विच के लिए यूज होगा। विच आर बेस्ट बुक्स फॉर ग्रामर स्टडी।
grammar study. People may ask about study. Which is the appropriate one? Study. तो यहाँ ये जो विच मैंने यूज़ किया है, 2 बार मैंने यूज़ किया है विच, तो दोनों बार जो है प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हुआ है। वर्ड तो हमने पहले ही किया। whom अगर यूज़ करना हो whom do I trust, तो बाज़ाहिर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हुआ है। इसको हु डू आई ट्रस्ट ही बोलते हैं आमतौर से हम बोली में, लेकिन ये जो फॉर्मल लैंग्वेज में होम यूज़ किया जाता है। फॉर्मल से मतलब है जब मतलब जब लिखने के लिए आता है, स्टैंडर्ड इंग्लिश में यूज़ आता है, तो होम का यूज़ होता है, न कि हु का यूज़। तो एक्यूजेटिव केस में होम का यूज़ आता है। तो विच और व्हाट इसी तरह से एक्यूजेटिव केसेस में यूज़ किए जाते हैं। अब है ये रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि रिलेटिव क्लासेस जो हैं आपके सिलेबस में है। रिलेटिव क्लासेस के लिए अलग से सिलेबस में रखा गया है। रिलेटिव प्रोनाउंस जानना उनके लिए ज़रूरी है। और ये यहाँ मैंने लिखे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस: हु, whom, whose, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और जेनेटिव केस में। पर्सनल के लिए, नॉन पर्सनल के लिए मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन के लिए, जहाँ जिसको हम पर्सनल कहते हैं, जो जिनकी शख्सियत होती है, इंसान हो या जानवर हो, या हो सकता है हम एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ के लिए भी पर्सनैलिटी बना दें उनके लिए, तो वहाँ भी हु और हुम और हुज का यूज़ होता है पर्सनल के लिए। और नॉन पर्सनल के लिए विच नॉमिनेटिव केस में, और एक्यूजेटिव केस में भी विच यूज़ होता है। जेनेटिव केस यूज़ होता ही नहीं है, मतलब इंग्लिश में पॉसिबिलिटी नहीं बनती है इसको यूज़ करने की। तो अगर कभी भी इस तरह का जो हुज का सेंस आ जाए तो वो फिर हुज ही आ जाएगा, लेकिन वो पर्सन बन के ही आता है इंग्लिश लैंग्वेज में। अब यहाँ एक और चीज़ मैंने लिखी है दैट की। दैट एक्चुअली डब्ल्यू एच प्रोनाउन नहीं है, वो पीछे से हम पढ़ रहे हैं डब्ल्यू एच प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में डब्ल्यू एच प्रोनाउन दैट नहीं है, लेकिन दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। और ये यूज़ होता है पर्सनल के लिए भी और नॉन पर्सनल प्रोनाउंस के लिए, मतलब जेंडर के लिए भी, दोनों जेंडर्स के लिए, पर्सनल जेंडर के लिए भी और नॉन पर्सनल जेंडर, दोनों जेंडर के लिए यूज़ होता है। और मिसालें दी है मैंने नीचे: इट इज़ योर पेरेंट्स हु लव यू मोस्ट। हु से रिलेटिव क्लास इंट्रोड्यूस हो गई। अब क्लासेस क्या हैं ये आगे जाके इसमें पढ़ेंगे हम, जब हम थोड़ा सा आ जाएंगे क्लासेस पर। पहले वैसे वो अलग से मेरा एक वीडियो होगा, उसमें बताऊंगा मैं क्लासेस क्या होती हैं। लेकिन यहाँ एक ही बात बताऊँ मैं, ये रिलेटिव क्लासेस आती हैं आगे। जैसे हु से इंट्रोड्यूस हो गई क्लास, ये हु लव यू मोस्ट जो है रिलेटिव क्लास है। ये इसके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट इसका एंटीसीडेंट है, उसी को डिफाइन करती है, इसके बारे में बताती है। इट इज़ योर पेरेंट्स whom यू लव मोस्ट, ये इसमें मैंने यूज़ किया है एक्यूजेटिव केस। इट इज़ योर पेरेंट्स whose offspring यू आर, ये इसका आया केस जेनेटिव केस। तो तीनों केसेस आए इसी तरह से। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल, ये द बुक जो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, ये विच इज़ ऑन द टेबल, विच इज़ ऑन द टेबल, ये जो है ये क्लास
ये है डिफाइनिंग क्लास, रिलेटिव क्लास। ये इस क्लास इस बुक को कोई के एंटीसीडेंट को डिफाइन करती है। इसके साथ ही नीचे जो लिखा हुआ, इट वाज अ क्राइसिस फॉर विच शी वाज टोटली अनप्रिपेयर्ड, फॉर विच शी वाज टोटली अनप्रिपेयर्ड। ये थोड़ा सा दूसरा अंदाज है, यहाँ फॉर के बाद विच आया। तो आमतौर से ये जो एंटीसीडेंट होता है उसके साथ ही आता रिलेटिव क्लास में, लेकिन कभी कभार जो है अगर वो मतलब क्या बोलते हैं प्रपोजिशन के साथ इंट्रोड्यूस हो गया, अगर वो ऑब्जेक्ट बनता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है, तो वो फिर प्रपोजिशन के साथ ही इसको यूज किया जाता है। ये आगे जाके ही पता चलेगा, अभी इसमें अंदाजा नहीं लग सकता आपको। इट वॉज अ क्राइसिस दैट शी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर, ये है दैट का यूज विच की जगह। फॉर विच यहाँ यूज हुआ था, लेकिन दैट में फॉर के साथ यूज नहीं किया। इट वॉज अ क्राइसिस फॉर दैट शी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड, ऐसे यूज वैसे नहीं किया जाता है, ये इस तरह से बेहतर है। इट वॉज अ क्राइसिस दैट शी वॉज टोटली अनप्रिपेयर्ड फॉर, ये बेहतर तरीका है। और दैट ही जनरली पोजीशन लेता है विच की। और ये याद रखना, दैट जो है विच के लिए भी यूज होता है और हु के लिए भी यूज होता है, दोनों के लिए, इसमें वो कुछ बात नहीं है। ये जो यहाँ मैं बताता हूँ, इट इज़ योर पेरेंट्स दैट लव यू मोस्ट, ये भी कह सकते हैं दैट लव यू मोस्ट, वैसे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। हु जो है पर्सनल के लिए बेहतर होता है। इट इज़ योर पेरेंट्स दैट लव यू मोस्ट, ये इसमें दोनों सेंसेस में एक ही जैसा बनेगा। इट इज़ योर पेरेंट्स हुज ऑफस्प्रिंग यू आर, यहाँ पर दैट यूज नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए केस नहीं है, दैट में जेनेटिव केस कोई नहीं है, तो इसलिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो याद रखना, ये दैट जो है रिलेटिव क्लॉजेस या दैट या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉजेस को यूज बनाने में इसका बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि इंग्लिश में इसको स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस दो किस्म की रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ तो मैंने एक ही मिसाल दी है, दूसरी एक और मिसाल होती है। एक होती है तो डिफाइन वाली करने वाली, एक होती है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, वो कामा के साथ सेपरेट की जाती है। कामा के साथ सेपरेट की जाने वाली क्लॉज को नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। यहाँ मैं एक मिसाल लिख ही लेता हूँ, मेरे ख्याल से वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। द मैन who is in blue shirt is my friend। ये जो है सेंटेंस ये है, यहाँ सीधे बता रहा है हु इज इन ब्लू शर्ट। ये जो पीछे लिखा हमने हु इज इन ब्लू शर्ट, ये है रिलेटिव क्लास और ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लास। ये आदमी के लिए बता रहा है, द मैन वही आदमी जिसकी ब्लू शर्ट है, वो उसी खास के लिए बात बताई जा रही है। तो अगर ये इस तरह से नहीं हो, मतलब डिफाइनिंग क्लास के साथ इसको जोड़ना है, यहाँ कामा से इसको सेपरेट करते हैं। हु इज इन ब्लू शर्ट, ये एडिशनल बात होती है। ये जो द मैन इन हु इज इन ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, मतलब ये कामा से सेपरेट, ये द मैन हु इज इन ब्लू शर्ट इज माई फ्रेंड, इसको अगर हम हटा ही देते हैं पूरी तरह से, द मैन इज माई फ्रेंड, कोई भी मैन है उसके बारे में बात कही जा रही है, द मैन इज माई फ्रेंड, तो सेंटेंस पूरा है अपनी जगह पर। इसमें ये हु इज इन ब्लू शर्ट की बात नहीं है। अगर हम कामा के साथ आगे इसको लिखें, हु इज इन ब्लू शर्ट, तो अब ये जो बीच में ये रिलेटिव क्लॉज है, ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है, इसलिए डिफाइन नहीं करती है बल्कि मजीद बात बोलती है इस आदमी के लिए। हो सकता है इसके बारे में पहले बात हो गई हो इस मैन के बारे में,
और एक मज़ीद बात यह है कि हु इज़ इन ब्लू शर्ट, तो ये मतलब इसके अलग से पार्ट होता है। जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस पर फिर और डिस्कशन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात। अब है नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस। स्क्रीन पे लिखे हुए हैं आपके इस के बारे में नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस कई लिखे हुए हैं। पर्सनल जो यूज होते हैं हु, हुएवर, हुसोएवर, हुमएवर, हुमसोएवर, ये एक्जिटिव केस में। तरह से नॉन पर्सनल में विच, विचएवर, विचएवर नॉमिनेटिव केस में, एक्जिटिव विच, विचएवर, विचएवर, इस तरह से वगैरह वगैरह जो भी कुछ मैंने स्क्रीन पे लिख के रखा है, ये नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं ऐसी जो क्लासेस को, या मतलब ऐसी क्लासेस को जो मॉडिफाई करती हैं, पोस्ट मॉडिफाई करती हैं नॉन फ्रेजेस को। नॉन फ्रेजेस को मतलब वो मॉडिफाई करती हैं, पोस्ट मॉडिफाई उनके बाद यूज होती है नॉमिनल रिलेटिव क्लासेस, तो वो मॉडिफाई करती हैं उनको नॉन नॉन्स को, नॉन फ्रेजेस को। नॉन फ्रेजेस क्या होता है ये आगे जाके समझ में आ जाएगा। यहाँ फिलहाल ये मिसालें दो, एक दो या दिमाग में बिठा लो, बाकी हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम आपको फ्रेजेस का भी मैंने मतलब इसके बारे में नहीं बताया है। तो अगर जिसको पता है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ी सी बात। आई टीच टू हु वांट्स टू बी टॉट। आई टीच टू हु वांट्स टू बी टॉट। तो कहने का मतलब हु वांट्स टू बी टॉट जो है, ये हैं वो लोग जिनके बारे में नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूस कर रहा है क्लास को। हु वांट्स टू बी टॉट, जो मतलब those persons. I teach those who want to be taught. You saw what happened. You saw what happened. ये दूसरी बात है, you saw the thing that happened. इसी तरह से आगे है I want to talk to whoever is in charge. I want to talk to the person whoever is in charge. You can choose whichever you wish. You can choose the thing whichever you wish, that you can choose the person whichever you wish. तो इस तरह से ये है नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में यूजेज। अब है WH कंडीशनल प्रोनाउंस। WH कंडीशनल इंट्रोड्यूस करते हैं सिर्फ वो वाले, मतलब ये वो जो ये वो वाले प्रोनाउंस होते हैं जिनके एंड पे आता है एवर, तो वो ही होते हैं WH कंडीशनल वाले प्रोनाउन। ज़ाहिर नाम से ही है कंडीशनल, ये कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ये प्रोनाउन, ये जो WH कंडीशनल के प्रोनाउंस हैं, तो ये हमेशा एडवर्बियल क्लॉजेज इंट्रोड्यूस करते हैं। एडवर्बियल क्लॉजेज ये भी आगे आ जाएगा। ये एडवर्बियल क्लॉजेज क्या है तो ये आगे पढ़ेंगे हम, जब क्लॉजेज पे आ जाएंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही याद रखो, WH कंडीशनल के प्रोनाउंस हैं वो वाली वो क्लॉजेज ऐड इंट्रोड्यूस करते हैं जो एडवर्बियल होती है। whoever है, whosoever है, whichever है, whichsoever है, वगैरह वगैरह। तो जैसे नीचे मिसाल लिखी है मैंने, वट एवर द रीजन द रिजल्ट हैज़ बीन ओनली टू प्रिडिक्टेबल, वट एवर द रीजन कंडीशन रेफरी हैड नो डाउट्स व्हाटसएवर। ये एज अ होल बता रहा है व्हाटसएवर यानी कंडीशंस तमाम की, ऑल कंडीशंस को समेत करते हुए। whoever you are, I am not going to bother wasting my time. whoever you are, the condition कि चाहे कुछ भी हो तुम, चॉइस मतलब कंडीशन उस सेंस में कि एक बहुत एक सेट दिया जाता है चॉइसेस का, और अगर बहुत ही बड़ा सेट हो तो उस वहाँ व्हाट का यूज होता है, नहीं तो हु का यूज होता है या विच का यूज होता है। और पर्सन सेम उसी तरह से हु या हुम जो है पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, या इसी तरह से हु और हुम एवर जो है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। विच और विच एवर जो है नॉन पर्सनल के लिए यूज होते हैं। जो जनरली हमने पढ़ा वो वैसे ही बात है। तो नेक्स्ट है अब हम हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस, और यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं असर्टिव, नॉन असर्टिव, नेगेटिव, क्वांटिफाइंग और यूनिवर्सल। ये 5 किस्म के
इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो ये प्रोनाउंस अब हम पढ़ेंगे अगले लेसन में।